हेलो एवरीवन। अचीव योर सक्सेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ सी-टेट में पूछे जाने वाले एसएसटी के प्रश्न। ये वे प्रश्न हैं जो पिछले वर्षों में सी-टेट में पूछे जा चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ पर लिखी गई थीं। ये प्रश्न पूछा गया है सी-टेट में 9 दिसंबर 2018 को। ऑप्शन है ए ताड़पत्र, बी पत्थरों पर, सी कागज़ पर और डी लकड़ी पर। किस पर लिखी गई थी सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ? ताड़पत्रों पर सबसे पहले लिखी गई थी। उसके बाद भोजपत्र पर लिखी जाने लगी, फिर ताम्रपत्र पर लिखी जाने लगी, उसके बाद स्वर्ण पत्र पर लिखी जाने लगी, ऐसे ऐसे लिखी जाने लगी। और पांडुलिपियाँ किसे कहते हैं? पांडुलिपियाँ वे होती हैं जो एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों के द्वारा हाथों से लिखी जाती हैं। उन्हें हम पांडुलिपि, हस्तप्रति या लिपि ग्रंथ इत्यादि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ ये प्रश्न पूछा गया है सी-टेट में 2016 में। ए खुदाई में पाई गई मूर्तियों को रखा जाता है, बी पुरातत्वविदों द्वारा प्राप्त किए गए पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों को रखा जाता है, सी ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है, और डी खुदाई में पाई गई पशुओं और पक्षियों की हड्डियों को रखा जाता है। अभिलेखागार में क्या रखा जाता है? तो ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ और दस्तावेजों को रखा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अभिलेखागार जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, अभिलेख और आगार। अभिलेख का अर्थ होता है पांडुलिपि या दस्तावेज जो भी हैं वो, और आगार का अर्थ होता है रखने का स्थान। तो जो पांडुलिपियाँ या अभिलेख हैं, दस्तावेज हैं, उनको रखने के स्थान को अभिलेखागार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसी एक प्राथमिक स्रोत माना जाता है। ये सी-टेट में 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ए गिरनार का शैल अभिलेख, बी पातशाहनामा चित्रकला, सी मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला और डी कांगड़ा शैली की चित्रकला। किससे पता चलता है अभिलेखों से मानवों के बारे में, पहले के समय के मानवों के बारे में किससे पता चलता है? मध्य प्रदेश के शैल चित्रकला से पता चलता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। मध्य प्रदेश की जो भीमबेटका गुफा है वो विश्व की सबसे प्राचीन गुफा है, और यहाँ से जो प्रस्तर या पत्थर प्राप्त किए गए हैं वो मध्य पाषाण काल के हैं, 30,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक के। और यहाँ पे क्या है कि आखेटक, घोड़े, हाथी, कृषक, ग्वाले आदि के चित्र मिले हैं, जिससे वहाँ उस समय क्या होता था वो पता चलता है। अस्त्र शस्त्र जो वो लोग प्रयोग करते थे उसके चित्र मिले हैं, तो उससे कि वहाँ उस समय के जो मानव थे वो किस प्रकार से रहते थे, क्या करते थे, उनके बारे में पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 4, जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन कथन गलत है? ये सी-टेट में 2019 में पूछा गया है। ए अधिकांश जनजातीय समूह ने लिखित दस्तावेज रखा है, बी जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाज और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है, सी जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, डी समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि गलत क्या है पूछा गया है जनजातियों के बारे में। तो इसमें गलत क्या है? जनजाति जो लोग जो होते थे वो लिखित दस्तावेज नहीं रखा करते थे। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अधिकांश जनजातीय समूह ने लिखित दस्तावेज रखा है। ये गलत है और यही हमारा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता? ये सी-टेट में जुलाई 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन है ए अबुल फजल, बी रामसुंदरी देवी, सी जियाउद्दीन बर्नी और डी मुजफ्फर आलम। प्राथमिक स्रोत जो होते हैं वो उस समय के इतिहास के जो पुस्तकें लिखी जाती हैं मौखिक इतिहास जो होता है, और समाचार पत्र और आत्मकथा, ये सारी जो होती हैं वो प्राथमिक स्रोत कहलाती हैं। जबकि जो बाद में लिखी जाती हैं उसको हम प्राथमिक स्रोत में नहीं मानते हैं।
तो अबुल फजल, जियाउद्दीन बर्नी और रामसुंदरी देवी जो हैं, रामसुंदरी देवी बंगाल की जो हैं वो लेखिका हैं, ये भी आत्मकथा लिखा करती थी 1800 में। तो ये तीनों जो हैं ये प्राथमिक स्रोत में माने जाएंगे, जबकि मुजफ्फर आलम जो हैं वो इतिहास की पुस्तकें लिखा करते हैं। तो ये पिछली पुस्तकों के आधार पर लिखते हैं, इसलिए मुजफ्फर आलम को इसमें नहीं रखा जा सकता। 6, यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना और प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा। ये जुलाई 2019 का प्रश्न है। ए लघु चित्रकारी, बी शिलालेख, सी हस्तलिपियाँ और डी गुफा चित्रकारी। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है उसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हस्तलिपियाँ। हस्तलिपियाँ जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना प्रोजेक्ट करवाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? ये सीटेट में 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन है ए आत्मकथाएं, बी समाचार पत्रों का पूरा लेखागार, सी मौखिक इतिहास और डी उपन्यास। जैसा कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि प्राथमिक स्रोत में आत्मकथाएं, समाचार पत्र और मौखिक इतिहास आते हैं, तो क्या उपन्यास जो है वो कहानियाँ लिखी जाती हैं, पहले की घटनाओं पे लिखी जाती हैं या मनगढ़ंत होती हैं, तो इसलिए जो है उपन्यास इसमें प्राथमिक स्रोत में शामिल नहीं होगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए। ए कथन है पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा भुर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थीं। बी अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। ये प्रश्न है 2015 का सीटेट का। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन बी ए गलत है और बी सही है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों गलत है, ऑप्शन डी ए सही है और बी गलत है। तो यहाँ पर जो आपके कथन हैं वो क्या लग रहे हैं आपको? ए भी सही है, क्योंकि जो है भुर्ज नामक जो वृक्ष होती है उसके छाल पर लिखे जाते हैं, और अभिलेख जो है वो हमेशा पत्थर या धातु कड़ी जो कठोर चीज़ें होती हैं उन पर लिखे जाते हैं। तो ए और बी दोनों हमारा सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है। ये सीटेट 2014 का प्रश्न है। ए कर्नाटक तथा तमिलनाडु, बी तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा और डी मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश। कहाँ से प्राचीन शैल चित्रकला मिली है? तो अभी थोड़ी देर पहले के प्रश्न में मैंने बताया था मध्य प्रदेश में मिली है। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश यहाँ पर जो है वो प्राचीन शैल चित्रकला मिली है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका तथा आदमगढ़ में और उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में जो है वो शैल चित्र मिले हैं, जो कि चट्टानों पर बनाए गए हैं। और ये सब किससे संबंधित है? मध्यकाल से संबंधित है, मध्य पाषाण काल से। और इस टाइम जो चित्र बने रहते थे वो क्या, अब ऐसा प्रश्न पूछा जाता है किस विषय पर है? तो आखेट और पशु पक्षियों पर बने ये सब चित्र रहते थे। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन डी सही है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश प्राचीन शैल चित्रकला मिली है मध्य प्रदेश से और उत्तर प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 10, ऐतिहासिक स्थल वह है जहां, ये 2012 का प्रश्न है। ऑप्शन ए अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं, बी उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं, सी इतिहास प्रिय लोग जुटते हैं, डी इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। तो ऐतिहासिक स्थल वह है जहां अतीत के स्मृति शेष या अवशेष मिलते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? ये 2018 में सीटेट में पूछा गया है। ए पशु अंगों के अवशेष से, बी ग्रेफाइट से, सी पौधे और खनिज से और डी स्लेट से। जो अजंता के गुफा में चित्र
बने हैं वो उनकी सामग्री किससे प्राप्त हुई? पौधों और खनिज से। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है। ये सीटेट 2019 का प्रश्न है। ऑप्शन है ए जनगणना रिपोर्ट 2011, बी जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी हमारे अतीत 1 से कक्षा 6 के लिए NCERT की एक ही इतिहास की पाठ्य पुस्तकें, डी भारत का संविधान। तो द्वितीयक स्रोत क्या है? इसमें हमारे अतीत जो है वो कक्षा 6 की जो पुस्तक है वो जो है वो द्वितीयक स्रोत है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। प्राथमिक स्रोत में जो वो चीज़ें आती हैं जो प्रत्यक्ष अवशेष सामग्री होते हैं, जैसे स्मारक हुए, सिक्के हुए, यंत्र हुए, आज्ञा पत्र, आदेश, जनगणना, फरमान, संविधान, संधियां, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, ये सब जो प्रत्यक्ष होते हैं उस समय के होते हैं उसको हम प्राथमिक स्रोत में रखते हैं। और द्वितीयक स्रोत में क्या रखते हैं? जो चीज़ें बाद में लिखी जाती हैं जैसे जीवन चरित्र है किसी का, या इतिहास की पुस्तकें जो हैं पिछले आधार पे जो लिखी जाती हैं वो द्वितीयक स्रोत कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 स्थानीय समाचार पत्र में मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? ए प्राथमिक स्रोत, बी द्वितीयक स्रोत, सी तृतीयक स्रोत और डी प्राथमिक और तृतीयक स्रोत। तो कौन सा होगा? स्थानीय समाचार पत्र में मौसम की जानकारी द्वितीयक स्रोत होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्राथमिक स्रोत तो वो होगा जो वैज्ञानिक लोग जो मौसम की जानकारी प्राप्त करते हैं वो प्राथमिक स्रोत होता है, और जब समाचार पत्र में वो छपता है और आपको मिलता है तो वो द्वितीयक स्रोत होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हैंगियोग्राफी संबंधित है। ये प्रश्न पूछा गया है सीटेट में 2015 में। ऑप्शन है ए संत के जीवनी लेखन से, बी शासक के आत्मकथा लेखन से, सी संत के आत्मकथा लेखन से और डी शासक के जीवनी लेखन से। किससे संबंधित है? तो हैंगियोग्राफी जो है वो संत के जीवनी लेखन से संबंधित है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा है, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का क्या आधार है? ये प्रश्न पूछा गया है सीटेट 2011 में। ऑप्शन है यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। बी है ऑप्शन इंग्लैंड का इतिहास भी इसी रूप में लिखा गया। सी है ऑप्शन ब्रिटिश लोग समझते थे कि वे इतिहास के उस बिंदु पर सर्वाधिक ज्ञानवान थे और इसलिए उन्होंने इस विभाजन का प्रयोग किया। ऑप्शन डी है यह याद करने में सुविधाजनक और सरल है। तो कौन सा इसमें वो है? क्यों बांटा गया था हिंदू भारत और मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत में? क्योंकि यह इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।